Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise 2.32 to 2.37. Okay, let's start with the exercise 2.32. So that the circumference of the Bohr orbital for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. राइट हमें क्या बोला गया है कि जो सर्कमफरेंस है बोर ऑर्बिट का वो किसके साथ इंटीग्रल में है, तो जो हमने डी ब्रोगली का इक्वेशन है, सही है, उसके साथ क्या है वो इंटीग्रल में है, वो हमें प्रूव करना है. ओके, तो हम जो ऑर्बिट है उसकी बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल क्या हो जाएगा, तो जो हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ओके, चलो, और हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, और यहाँ पे ये दिया गया है. तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर जितना सरकमफरेंस होता है ऑर्बिटर का, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में होगा. सही, ऑर्बिटर सर्कुलर पाथ में होती है, उसका जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर. तो इस 2 पाई आर को हम इधर ले जाते हैं, इसे यहाँ पे ले आएंगे. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन. यहाँ पे हो जाएगा एच बाई एम वी. चलो, ये जो h बाई एम वी है वो तो क्या है, तो ब्रोगली इक्वेशन है हमारा. सो इस पूरे टर्म की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा. सही है, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यही तो शो करना था क्या, तो सर्कमफरेंस ऑफ बोर ऑर्बिटल, तो ये हो गया 2 पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ बोर ऑर्बिटल. वो किसके साथ एसोसिएट है, तो इंटीग्रल वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली. सही है, तो इंटीग्रल हो गया और ये वेवलेंथ हो गई, तो उसके साथ एसोसिएट है. ओके, तो जो प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.33. What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He+2 स्पेक्ट्रम. से ये हमें एक ट्रांजिशन दिया गया है, किसके लिए, तो He+2 के लिए. उसके लिए जो ट्रांजिशन है इज इक्वल टू 4 में से n इज इक्वल टू 2 में जाता है. ओके, ये 1 2 3 4 है. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 में जाता है, तब जो रेडिएशन एमिट करता है किसके लिए, He+2 के लिए बात हो रही है. ओके, He+2 के लिए बात हो रही है. ओके, तो वो जो है वो हाइड्रोजन के कौन से स्पेक्ट्रम से रिलेट करता है, ये कौन सा है, तो बार्मर है. किसके लिए, He+2 के लिए. तो वो हाइड्रोजन के He+ के लिए, नहीं तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, He+2 नहीं आएगा. यहाँ पे भी शायद मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि He+2 लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और तब तो ट्रांजिशन नहीं मिलेगा. मतलब यहाँ पे सिर्फ He+ है. ओके, तो He+ के लिए ट्रांजिशन है, तो वो किससे रिलेट करता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फॉर द He अगर हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ की बात है, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो आर 1.011 वाला होता है ना, 1 आर एच डिवाइडेड बाई वो सब, उससे बेटर है वो ही लिख लें, 109,677, और होता है साथ में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर and whole divided by that of z, multiply by z square. ओके, यहाँ पे अगर आप बात करो तो हीलियम के लिए है तो z हो जाएगा हमारा 2. ओके, सो यू विल गेट 109,677. 1 बाई n1 क्या है हमारा, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर. सो ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 4 में से 2 में, राइट ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर. ओके,
चलो अब इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें उसे कंपेयर करना है विद द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इस दो को हम अंदर ले जाते हैं। ओके, सो यू विल गेट 109677 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। ओके, ये क्यों किया हमने? तो यहाँ पे क्या है, तो ये टर्म तो थी वैसे ही लिखी है। ये जो 2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में था पूरी टर्म के, उसे हमने अंदर ले लिया, तो हम दोनों को सेपरेट दे सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो है वो 2 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सही है, तो वी कैन राइट दैट 109677 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 + 16 होगा। सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 + 4 = 16, 2 + 2 = 4, 4 कैंसल आउट हो जाएगा, देन 4 बच जाएगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। सही है, तो 1 स्क्वायर मतलब z = 1 हम लिख सकते हैं, तो वो z = 1 किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए। सही है, तो मतलब कि ये पूरी फॉर्मूला जो हमने स्टार्ट की थी हीलियम के लिए, वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि z = 2 होता है तो हीलियम होता है। अब z = हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो ये वो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है? तो 2 से 1 का। सही, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हीलियम का इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 में जाएगा और जो रेडिएशन को एमिट करेगा, जिस वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा, उसी रेडिएशन की वेवलेंथ को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब 2 में से 1 में जाएगा तो जो वेवलेंथ है वो सेम वेवलेंथ की एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, thus we can write that thus for hydrogen atom n is equal to 2 to n is equal to 1 transition would give radiation of the same wavelength as n is equal to 4 to n is equal to 2 transition for He+, राइट, कि हीलियम का n is equal to 4 to n is equal to 2 का ट्रांजिशन हाइड्रोजन के n is equal to 2 से n is equal to 1 के ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ही सेम वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट करेगा। ओके, क्योंकि हमें वेवलेंथ की बात है तो वेव नंबर वाली फॉर्मूला लिख ली है, एक्चुअली वेव नंबर की फॉर्मूला है, लेकिन वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। सही है, जो होती है 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर। सही है, चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ट्रांजिशन 4 से 2 में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर, और हीलियम की बात है तो जो Z होता है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है। ओके, अब इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 1/4 बच जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, और जो यहाँ पे है कुछ नहीं है, तो हम हाइड्रोजन के लिए ये लाइन है वो हाइड्रोजन के लिए है, ऐसा हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस z को z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखने से यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए वो यूनिट है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/λ है वो अब किसके लिए हो गया है, हाइड्रोजन के लिए, जिसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 2 में से 1 में। मतलब अगर हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में से 1 ऑर्बिट में जाता है और जो रेडिएशन एमिट करता है वो इक्वल टू होगी कब, हीलियम का कोई इलेक्ट्रॉन जब n = 4 में n = 2 में जाता है तब। ओके।
Now the next question, calculate the energy required for the process He plus 2 He plus, it gives the He plus 2 plus electron. The ionization energy for the hydrogen in the ground state is 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम. सही है. यहाँ पे क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है फॉर द हाइड्रोजन वो हमें दी गई है E1 ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी मतलब H जो है वो क्या कर रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि E1 फॉर H एटम वो कितना है, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ओके वो कितनी होगी, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18. अब वो आयोनाइजेशन एनर्जी उससे रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखे, ना लिखे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो ये हो जाएगी इतनी जूल. ओके, नाउ हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर द हीलियम E1 फॉर He प्लस, तो वो कितना होगा, E1 फॉर द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर. सही, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है. चलो, तो ये है -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 4, राइट. तो हो जाएगा इक्वल टू -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, राइट. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जो हमारी En की फॉर्मूला है वो उसी के अकॉर्डिंग भी यही आंसर आएगा, जूल. En इज इक्वल टू होता है ना RH इंटू एन स्क्वायर बाई जेड वन. सही, उसके अकॉर्डिंग भी यही हमारा आंसर आएगा. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ He प्लस वो कितनी हो जाएगी, -8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. ओके, चलो जो नेक्स्ट है हमारा वो है एक्सरसाइज 2.35. इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, calculate the number of carbon atom which can be placed side by side in a straight line across length of the scale of the length 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्केल है. ओके, सपोज एक स्केल है जो कितनी लंबी है, 20 सेंटीमीटर जितनी लंबी है. उसमें जो हमारे कार्बन एटम है वो साइड बाय साइड ऐसे अरेंज हुए हैं. ओके, ऐसे कार्बन एटम पूरे स्केल में अरेंज है. अगर आप किसी भी कार्बन एटम का डायामीटर लो d, तो वो d कितना दिया गया है हमें, ये l है, लेंथ ऑफ स्केल. ओके, ये डायामीटर कितना दिया गया है, तो वो डायामीटर हमें दिया गया है 0.15 नैनोमीटर. सही है. चलो, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कितने नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे सपोज के टोटल n नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, तो ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ कार्बन अरेंज होंगे, और n नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, 20 सेंटीमीटर में सपोज n जितने हो रहे हैं, हमें सिर्फ वही फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अरेंज होंगे. सही है, क्योंकि कितना, एक डायमीटर में इतना आता है, तो इतने में कितना आएगा, तो n नंबर ऑफ कार्बन आएंगे. सही है, सिंपल है. चलो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो जो डायमीटर है वो मीटर में है, जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो. 20 सेंटीमीटर तो उससे कन्वर्ट कर देते हैं हम 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, राइट. ना डायमीटर है हमारा 0.15 इंटू 10 टू द नैनोमीटर है ना, तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. ओके, चलो, और एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एंड फाइंड आउट करना है. ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, उससे हम क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम which can be placed side by side across
लेंथ ऑफ द स्केल कितना हो जाएगा L/D। कैसे हुआ, तो जितना डायमीटर है, सही है, इन लेंथ ऑफ diameter the number of carbon placed which is one carbon, right। तो जो नंबर ऑफ इन लेंथ ऑफ L, नंबर ऑफ जो कार्बन है वो प्लेस्ड होंगे, वो कितना हो जाएंगे, L ऊपर चलाएगा जाएगा, D नीचे आ जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, सही है। तो आप ऐसे 1 के लिए फॉर्म करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, सही है, और डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो L/D हो जाएगा। L है 20 × 10⁻⁻2 मीटर, और जो D है वो हमारा है 0.15 × 10⁻⁹। सो यू विल गेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20/0.15 है, वो हो जाएगा 133। ये जो -9 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -2 + 9, ओके, तो हो जाएगा +7। सो हो जाएगा 1.33 × 10⁻9 कार्बन एटम। इस 20 सेंटीमीटर के स्केल में जो कार्बन एटम है, अगर साइड बाय साइड अरेंज होते हैं तो वो कितने अरेंज हो गए, 1.33 × 10⁻9 कार्बन एटम अरेंज हो सकते हैं सिर्फ 20 सेंटीमीटर के स्केल में, ओके। चलो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.36, वो भी कुछ ऐसा ही है। 2 × 10⁸ atoms of the carbon are arranged side by side. Calculate the radius of the carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो दिए गए हैं, ओके। पहले लेंथ दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻2 मीटर। जो नंबर ऑफ कार्बन अरेंज हो रहे हैं उसमें वो है 2 × 10⁸ कार्बन एटम, राइट। एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर फाइंड आउट नहीं करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो R फाइंड आउट करना है, ओके। ऐसा ही कुछ है सेम। तो पहले डायमीटर मिलेगा, ओके। हमारे पास फॉर्मूला थी, आगे क्या थी, तो N = L/D। हियर वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर, सो वील गेट D = L/N, ओके। चलो L है हमारा 2.4 × 10⁻2 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, ओके। सो यू विल गेट 1.2, सही है, इंटू 10⁻, ये -8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -10, ओके। तो ये हो गया -10। नाउ हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, R, तो R = D/2। सो यू विल गेट D कितना है 1.2 × 10⁻10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 2। सो यू विल गेट 0.6 × 10⁻10। अब यहाँ में हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो 1 डिजिट हमें माइनस मीटर, ये आप रखो तो भी चलेगा, सही है। डायमीटर किस में है, मीटर में, सॉरी रेडियस किस में आ गई, मीटर में। ये भी डायमीटर किस में था, मीटर में ही था, तो आप इसमें रखो तो भी चलेगा। और अगर आप 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट 0.06 से ही 1 डिजिट लेफ्ट में जाने से ऐड होता है तो हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो आप लिख सकते हैं 0.06 नैनोमीटर। जो कार्बन एटम है उसकी रेडियस होगी 0.06 नैनोमीटर, ओके। और ये आंसर भी आपको चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा मीटर में। मीन्स अगर हम कार्बन को अरेंज करते हैं 2.4 सेंटीमीटर स्केल पे, और वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने अरेंज हो रहे हैं, तो जो कार्बन है उसका डायमीटर इतना हो जाएगा, ओके। एंड द लास्ट लेक्चर फॉर द टूडेज, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टूडेज लेक्चर, राइट। वो क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.37। The diameter of zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate A, radius of the zinc atom in the picometer, and B, number of the atoms present in the length of 1.6 centimeter if the atoms are arranged side by side lengthwise, right। यहाँ पे जिंक के बारे में बात कही है, लेकिन जो कार्बन के लिए किया वही करना है कि हमारे पास अगर कोई एक स्केल है किसके लेंथ का 1.6 सेंटीमीटर का,
और उसके अंदर जो जिंक एटम है, यहाँ पे जिंक एटम अरेंज हो रहे हैं, उसका डायामीटर हमें दिया गया है। ओके, एल पहले दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, नाउ डायामीटर हमें इसके लिए दिया गया है 2.6 एमस्ट्रॉन्ग, तो हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट फॉर द रेडियस ऑफ दैट इन द पिकोमीटर। राइट, यहाँ पे बोला गया है पिकोमीटर, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन द पिकोमीटर, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जिंक एटम विच आर अरेंज इन दिस 1.6 सेंटीमीटर स्केल। ओके, तो पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर हो जाएगा d/2। चलो, d है हमारा 2.6 इंटू 10⁻⁻10 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लेंथ है 1.6 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो यहाँ पे 2.6 डिवाइडेड बाय, अगर आप करोगे 1.6, राइट, देन यू विल गेट, सॉरी d/2 होता है ना, मैंने ये क्या लिखा है, सॉरी। ओके, d है हमारा 2.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 1.3 इंटू 10⁻⁻10। अभी तो -10 है, अगर यहाँ पे -12 होगा देन यू विल गेट इन द पिकोमीटर आंसर, एंड फॉर गेटिंग दैट -12 यू हैव टू सिर्फ 2 डिजिट। सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 इंटू 10⁻12 मीटर, सो यू कैन राइट दैट 130 पिकोमीटर। तो रेडियस हो जाएगी हमारी 130 पिकोमीटर, जिसमें बोला था उसी यूनिट में फाइंड आउट कर ली। नाउ द सेकंड थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जिंक एटम विच आर अरेंज इन दैट पर्टिकुलर लेंथ। L/D हो जाएगा, L है हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई D कितना है 2.6 इंटू 10⁻�10। ओके, तो यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाई 2.6 करोगे देन यू विल गेट 0.62 इंटू 10⁻⁻2 है, -10 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 प्लस 10, इट विल बी +8। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो 6.21 डिजिट राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस होगा, सो यू विल गेट 10⁻7 दिस जिंक एटम। सही है कि कितने एटम जिंक एटम अरेंज होंगे, तो 1.6 के स्केल में 6.2 इंटू 10⁻7 जिंक एटम अरेंज होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज के जितने क्वेश्चन हमें देखने थे वो कंप्लीट हो गए। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।